Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, सो इंट्रोडक्शन टू आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आपका स्वागत है। और आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने लूप्स के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हमको कोई कमांड को बार बार अगर रिपीट करना होता है तो उसके लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और आपको हम एक एक करके बातें बताते हैं। ओके, आपको अगर इस लेक्चर की स्लाइड्स को अगर डाउनलोड करना है तो जैसा मैं हर बार कहता हूँ, आप हमारे होम पेज पे चले जाइए home.iitk.ac.in/SHALAB/SP अर्थात स्वयं प्रभा। और अगर यहाँ से भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए अपने फ़ोन की सहायता से, जिसमें आपको कोई भी एक फ्री का ऐप मिल सकता है। और आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पर आ जाएंगे और वहाँ से आप अपनी इस कोर्स की जो फाइल्स है उनको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकेंगे। और अगर इसमें भी कोई आपको समस्या आ रही है तो आप कोई भी इंटरनेट के सर्च इंजन पर चले जाइए, वहाँ पर हमारा नाम टाइप करके और हमारे इंस्टीट्यूट का नाम टाइप करके आप हमारे होम पेज पे आ जाइए। और होम पेज में आपको स्वयं प्रभा का लिंक मिल जाएगा और आप उस स्वयं प्रभा के लिंक के अंदर आकर के अपने कोर्स के अंदर आकर के आप इन सारी स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में बात करी थी और हमने उसमें लूप्स के बारे में बात करी थी। और हमारे पास 3 तरह के लूप थे, फॉर लूप, व्हाइल लूप और रिपीट लूप। तो फॉर लूप के बारे में हमने क्या सीखा था कि जब हमको किसी भी कमांड को कितनी बार रिपीट करना है, ये मुझको एक्सपेरिमेंट करने के पहले से अगर ये मालूम है, देन हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमको ये पहले से नहीं मालूम होता है कि हमको अपने कमांड को कितनी बार रिपीट करना है, देन हम व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते समय आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा कि जो उसका काउंटिंग वेरिएबल होता है, आपने देखा था कि जब तक कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब तक हमारा व्हाइल लूप काम करता रहता है। और उस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए हम एक काउंटिंग वेरिएबल या कंट्रोल वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने पिछले उदाहरण में मैंने आई से उसको डिनोट किया था। और ये हमारी क्या सहायता करता है, ये हमारे लूप को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। ओके, तो अगर इस काउंटिंग वेरिएबल को अगर आपने सावधानी से अगर नहीं चुना है तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आपका लूप इनफाइनाइट लूप में फंस जाता है। मतलब कि आपने ऐसी अगर कोई कंडीशन दे दी है, जैसे कि मैंने कह दिया कि while i is greater than 2, i equal to i plus 1, और आपने जो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू ले ली है, इनिशियल वैल्यू आपने ले ली i equal to 3। अब ये लूप आपका क्या होगा, ये 3 से शुरू होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, और ये कहाँ तक जाएगा आपको मालूम ही नहीं है। तो इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट लूप। तो जब भी आप कभी व्हाइल लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा कि जो आपने अपना कंट्रोल वेरिएबल डिफाइन किया है कहीं वो इनफाइनाइट लूप में ना फंस जाए। और अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाता है तो आप एस्केप की को यूज़ करते हुए आप अपने उस प्रोग्राम को ख़त्म कर सकते हैं और आप अपने प्रोग्राम में करेक्शन करके आप उसको फिर से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हमारा था फॉर और व्हाइल लूप के बारे में। तो फॉर और व्हाइल लूप के बारे में एक बहुत खास बात आपने ध्यान दी होगी कि फॉर और व्हाइल दोनों एक कंडीशन को पहले चेक करते हैं और वो कंडीशन जब सही होती है तभी वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये फॉर लूप में भी होता है और ये व्हाइल लूप में भी होता है। लेकिन हम जब अपने रिपीट लूप की बात करते हैं तो रिपीट लूप में ऐसा नहीं होता है। आप इसके नाम से समझ सकते हैं, रिपीट मतलब कि किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना है। आपको एक सेट ऑफ कंडीशंस या कोई एक कंडीशन भी दी हुई है, उसको आपको बार बार एग्जीक्यूट करना है।
इसके अंदर भी कंडीशन होती है, लेकिन वाइल लूप और रिपीट लूप में एक बहुत बड़ा अंतर ये होता है कि वाइल लूप अपने प्रोग्राम में अंदर आने के पहले कंडीशन को चेक करता है, और जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट प्रोग्राम हमारा हो रहता है, उसके बीच में वाइल लूप काम नहीं करता है। लेकिन जो हमारा रिपीट लूप होता है, ये हमारा प्रोग्राम में इंटर करते समय कोई भी कंडीशन को चेक नहीं करता है, और ये जब हमारा प्रोग्राम के अंदर आ जाता है और वहाँ पे जो कंडीशन दी होती हैं, ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के दौरान उन कंडीशन को चेक करता है। ये हमारा रिपीट लूप कैसे काम करेगा? सबसे पहले तो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा और यहाँ पे हमारे पास ग्रुप स्टेटमेंट्स होंगे। ओके, ये उन स्टेटमेंट्स को, कमांड्स को एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद यहाँ पे अंत में आपको एक ब्रेकिंग कंडीशन देना पड़ेगा। ब्रेकिंग कंडीशन मतलब कि कहाँ पर हमको इस रिपीट लूप को रोकना है। ओके, और जब तक कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती रहेगी, तब तक हमारा ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हमारा बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जैसे ही हमारी ये कंडीशन फॉल्स होगी, गलत हो जाएगी, ये हमारा वापस प्रोग्राम पर आ जाएगा और हमारा प्रोग्राम अपने आप से समाप्त हो जाएगा। ओके, और पहले आपको याद है वाइल लूप में ये जो ब्रेकिंग कंडीशन जो मैंने कहा है, ये आपको शुरुआत में होती थी। जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट करेगा तभी पहले वो कंडीशन चेक होगी, और वाइल कंडीशन को चेक करने के बाद ही आपका कंडीशन एग्जीक्यूट्स होंगी। ओके, तो अब इसका रिपीट कमांड को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए हमारा सिंटैक्स होता है रिपीट, REPEAT, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपने कमांड्स जिनको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उनको हम लिख देते हैं। और इन्हीं कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी हमको एक कमांड देना पड़ता है जो होता है ब्रेक। ब्रेक मतलब कि कहाँ पर हमारा ये जो लूप है ये कहाँ पे ख़त्म होगा, और ब्रेक के साथ मुझे कोई कंडीशन देनी पड़ती है, और जब हमारी ब्रेक की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हमारा प्रोग्राम अपने आप से समाप्त हो जाता है। अब ये ब्रेक की कंडीशन क्या होगी, ये हमारा प्रोग्रामर पर डिपेंड करता है कि प्रोग्रामर ने क्या कंडीशन दी है कि कहाँ पर हमारा लूप टर्मिनेट होना चाहिए। ओके, तो इसी बात को हम एक उदाहरण के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, और आप फिर से देखेंगे मैंने वही प्रिंट वाला कमांड लिया हुआ है, सो दैट कि आप इसको अपने फॉर और वाइल लूप के साथ भी कंपेयर कर सकें। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एक इनिशियल वैल्यू i = 1, राइट, ये आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है। और फिर आपने अपना कमांड लिखा रिपीट, और रिपीट के बाद ये देखिए कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने अपने ये 3 सिंटैक्स लिखे हुए हैं, 3 कमांड्स लिखे हुए हैं। पहला कमांड हमारा क्या है? प्रिंट i², मतलब कि जो भी हमारी i की वैल्यू i है आप उसको स्क्वायर कर दीजिए। और आपका अगला कमांड क्या है? i = i+2, अर्थात कि जो भी आपने i की इनिशियल वैल्यू ली है उसके अंदर 2 को ऐड कर दीजिए। और उसके बाद में मैंने एक थर्ड कंडीशन डाली है अपने लूप को स्टॉप करने की, लूप को रोकने की, कहाँ पर हमारा लूप रुक जाएगा। तो मैंने कर दिया इफ़ i > 12 देन ब्रेक, और ब्रेक करने के बाद ये वाला कर्ली ब्रैकेट मिलेगा और आपका प्रोग्राम बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमारा i = लेगा 1, और ये फिर प्रिंट करेगा प्रिंट i², 1², और फिर ये i को चेंज कर देगा 1+2 में, और फिर ये चेक करेगा कि क्या इफ़ i > 12, और आंसर अगर आता है ट्रू तो ये ब्रेक कर देगा, और आंसर अगर आता है फॉल्स तो ये आगे कंटिन्यू करेगा। तो देखिए यहाँ पे i की वैल्यू आपकी कितनी आई? 3, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि i 3 से बड़ा तो नहीं है, तो मतलब कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स। तो ये हमारा फिर से हमारा i की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। i की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी अब? 3², और इसके बाद ये फिर से चेक करेगा i = 3+2, जो पहले की वैल्यू i है 3, ये उसको यहाँ पे इस्तेमाल करेगा। i की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब ये फिर से चेक करेगा इफ़ i > 12, क्या 5 12 से ज़्यादा है? आंसर आएगा नो, फॉल्स। और ये फिर से हमको प्रिंट कर देगा प्रिंट 5², और फिर से ये i की वैल्यू को चेंज कर देगा i = 5+2, i की वैल्यू कितनी होगी? 7। अब ये फिर से चेक करेगा इफ़ i > 12, आंसर आ गया फॉल्स। क्यों? क्योंकि 7 तो 12 से छोटा होता है।
और फिर से हमको ये प्रिंट कर देगा प्रिंट 7 स्क्वायर, और इसके बाद फिर से ये चेक करेगा i इज इक्वल टू 7 प्लस 2। अब आपका i की वैल्यू कितनी हो गई 9। अब ये फिर से कंडीशन चेक करेगा इफ i इज ग्रेटर देन 12, तो 9 क्या 12 से ज़्यादा होता है, नहीं, तो कंडीशन हमारी क्या हो गई फॉल्स, और ये फिर से प्रिंट कर देगा 9 स्क्वायर, और फिर से हमारा i क्या हो जाएगा 9 प्लस 2 11, तो i की वैल्यू 11 आ गई। और फिर से चेक करेगा इफ i इज ग्रेटर देन 12, तो क्या 11 12 से ज़्यादा है, नो, तो फिर से कर दे कंडीशन इज फॉल्स, और ये प्रिंट कर देगा से 11 स्क्वायर। और फिर से ये अब ये चेक करेगा फिर से i इज इक्वल टू 11 प्लस 2। अब देखिए i की वैल्यू कितनी आ गई 11 प्लस 2 अर्थात 13। अब ये कंडीशन चेक करेगा इफ i इज ग्रेटर देन 12, 13 इज ग्रेटर देन 12, आंसर आ गया ट्रू। अब जैसे ही ट्रू आया ये यहाँ पे ब्रेक को एग्जीक्यूट कर देगा और प्रोग्राम आपका इस लूप के बाहर आ जाएगा। ओके, अब आप देखिए आपने जो यहाँ पे आउटकम ये निकाले हैं, जो आपने 1 स्क्वायर मतलब 1, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, 9 स्क्वायर 81, 11 स्क्वायर 121। देखिए यही आउटकम तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। ओके, ऐसे करके ये आपका लूप आगे बढ़ता है, और देखिए ये इसका स्क्रीन शॉट है। अब इसी प्रोग्राम को हम आपको देखिए आर में करके दिखाते हैं, राइट। और अब की हम एक आर में काम करते हैं। मैं अपने प्रोग्राम को मैंने कॉपी कर लिया है, और इसको मैं देखिए जो आपको मैंने शुरू में सिखाया था स्क्रिप्ट विंडो से कैसे इसको इस्तेमाल किया जाए। ओके, तो मैंने देखिए यहाँ से एक स्क्रिप्ट विंडो खोल ली है, और इसके अंदर मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, और इसी प्रोग्राम के आगे हम अपनी इनिशियल वैल्यू भी लिख देते हैं i इज इक्वल टू 1। ओके, अब इसको हमको कैसे एग्जीक्यूट करना होता है आपको याद है, आप इसको हाईलाइट करिए और दबा दीजिए कंट्रोल R। तो देखिए मैंने दबाया कंट्रोल R, ये देखिए ये प्रोग्राम आपने इस GUI एडिटर पर टाइप करके कंट्रोल R दबाया, तो आप देखिए ये आपका यहाँ पर आउटकम आ गया। ठीक है, अब हम अपनी स्लाइड पर वापस आते हैं, और हम यहाँ पे देखिए एक उदाहरण और लेते हैं, जहाँ पर हम आपको एक और कमांड हमारा होता है नेक्स्ट, हम उसको आपको इस्तेमाल करके दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने इनिशियल वैल्यू एक ले ली i इक्वल टू 1, और फिर मैंने रिपीट का कमांड का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, और यहाँ पर मैंने कहा कि जो हमारी स्टार्टिंग पहली वैल्यू होगी ये हमारी होगी i इक्वल टू i प्लस 1। इसका मतलब कि यहाँ पर मैंने क्या लिया i इक्वल टू 1, तो हमारा जो प्रोग्राम शुरू होगा ये हमारा 1 प्लस 1 अर्थात i इक्वल टू 2 से शुरुआत होगा। और फिर हमारे पास एक कंडीशन आएगी इफ़, और ये चेक करेगा इफ़ i इज़ लेस देन 10, अर्थात कि ये चेक करेगा कि ये जो i की वैल्यू 2i है क्या वो 2 से छोटी है, और अगर छोटी है तो ये कहेगा नेक्स्ट, मतलब कि अगली लाइन पर आइए। ओके, और अगली लाइन पे वो क्या करेगा प्रिंट i स्क्वायर, जो भी i की वैल्यू आई है वो उसको यहाँ पर प्रिंट कर देगा। ओके, और उसके बाद में जैसे ही हमारा i हमारा 14 से ज़्यादा होगा, ये हमारा इस कंडीशन को ब्रेक कर देगा। और इसी चीज़ का आप अगर यहाँ पे आउटकम देखिए, तो देखिए आपको ये आउटकम यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब मैं आपको कहूँगा, मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स का मैंने आपको ये करके दिखाया हुआ है, आप इसको समझने की खुद से कोशिश करिए। मैं आपको यहाँ पे देखिए इसको R में करके दिखाता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं इस कमांड को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इसको अपने एक GUI एडिटर में मैं इसको टाइप करने की कोशिश करता हूँ। देखिए राइट, मैं इसका ये प्लस साइन यहाँ से हटा देता हूँ, सो दैट कि क्योंकि प्लस साइन तो R कंसोल में आता है, और आप जब भी अगर यहाँ से कमांड को कॉपी कर रहे हैं तो आप इसको यहाँ से हटाना मत भूलिएगा, वरना ये आपको मिस्टेक देगा। और ये जो प्रॉम्प्ट साइन है ये भी हटा दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रॉम्प्ट साइन तो आपको समझने के लिए है कि ये मेरा R से मैंने इसको कॉपी किया था। अब देखिए मैं इसको करता हूँ कंट्रोल R, देखिए ये राइट, देखिए आपको यही आउटकम मिल गया यहाँ पे, जो आपने यहाँ पे जो आपको मैंने स्क्रीनशॉट में दिखाया है। ओके राइट, तो अब हम लोग बहुत सारे लूप्स के बारे में बात कर चुके हैं, और अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अपना हम स्क्रीन भी
क्लियर कर देते हैं। देखिए जब इसको आप इसको छोड़ोगे तो आपसे पूछेगा यू वांट टू सेव इट और नॉट। मैंने कहा दी मुझे काम नहीं है इसका, मैंने सेव नहीं किया और मैंने अपने अगले कार्य के लिए अपने स्क्रीन को क्लियर कर लिया है पहले से। यहाँ पर बात करते हैं एक नए टॉपिक की, अब शुरुआत करते हैं। अभी तक मैंने कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में बात करी थी, डिफरेंट तरह की कंडीशन, इफ़ एल्स कंडीशन एट्सेट्रा इत्यादि, और फिर मैंने लूप्स के बारे में बात करी, फॉर लूप, व्हाइल लूप, रिपीट लूप। अब हम यहाँ पे हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, सीक्वेंस। और आज हम यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ नंबर्स की बात करेंगे। तो पहली बात तो ये आती है कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस क्या है? अब हम अगर किसी भी चीज़ को अगर एक पर्टिकुलर क्रम में अरेंज कर दें, उसी को तो सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे हम कहें कि 1 2 3 4 5 6, ये भी हमारा एक सीक्वेंस है। 1 3 5 7 9, ये भी हमारा एक ऑड नंबर्स का सीक्वेंस है। 2 4 6 8 10, ये भी हमारा एक इवन नंबर का सीक्वेंस है। A B C D E, ये भी हमारा एक अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस है। 1 जनवरी 2020, 1 फरवरी 2020, 1 मार्च 2020, ये क्या है? ये मेरे मंथ्स का सीक्वेंस है। तो हम जब भी कभी बड़े प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो बहुत जगह मुझे इस तरह के सीक्वेंसेस की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपने पहले भी इस्तेमाल किया है, जैसे बहुत जगह जैसे मैंने अभी लूप में वैल्यू ली i गोज़ फ्रॉम 1 to 6, तो मैंने इसको लिया था 1:6। तो वो क्या था? उससे मुझे 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ मिल गई एक क्रम में। तो ये क्या था? सीक्वेंस। तो हमको अपने प्रोग्रामिंग में जगह जगह सीक्वेंसेस की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हम अब इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हमको भिन्न भिन्न प्रकार के सीक्वेंसेस हम आर में कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या क्या कमांड होते हैं। और आर में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए। तो हम यहाँ पर आपको सीक्वेंस का कमांड बताएंगे और फिर उसके बाद बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स लेंगे और इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम आपको उस सीक्वेंस फंक्शन की जो यूटिलिटी है, उसका जो इस्तेमाल है, उसके बारे में बताएंगे। ओके, तो चलिए हम अपने सीक्वेंस पर अपना लेक्चर शुरू करते हैं आज। ओके, आपका सीक्वेंस क्या होता है? ये जो सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ रिलेटेड नंबर, इवेंट्स, मूवमेंट्स और आइटम दैट फॉलो ईच अदर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। कोई भी चीज़ है जो हमारे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर बढ़ती जा रही है तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंस। और ये जो हमारे सीक्वेंस होते हैं ये हमारे आर के अंदर जनरेट किए जा सकते हैं और उसका हमारा कमांड होता है SEQ। ये हमारा सीक्वेंस का शॉर्ट फॉर्म है। और उसके बाद हम पैरेंथेसिस में अपने जो भी डिफरेंट तरीके के ऑप्शंस हैं हम उसको लिखने की कोशिश करते हैं। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम यहाँ पे कुछ ऑप्शंस को आपको दिखाएंगे और बाकी के लिए हम आपको कहेंगे कि आप हेल्प में चले जाइए और जब आप वहाँ पे टाइप करोगे हेल्प और ब्रैकेट में आप डबल कोट्स में SEQ टाइप करोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। उसके बारे में हम आगे दिखाएंगे आपको। अब हम देखते हैं कि हमारे जो भी इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं सीक्वेंस कमांड में SEQ के अंदर क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे SEQ। उसके पास एक हमारा ऑप्शन होता है फ्रॉम, अर्थात कि आपका सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होगा। एक ऑप्शन होता है टू, मतलब कहाँ पर आपका सीक्वेंस ख़त्म होगा। कहते हैं ना फ्रॉम 1 to 10, तो 1 से शुरू हुआ 10 पे ख़त्म हुआ। और फिर एक हम होता है बाई का मतलब ये है कि जो अगला हमारा सीक्वेंस का नंबर आएगा वो कैसे आगे बढ़ेगा। अगर मैंने कह दिया बाई इक्वल टू 1, बाई इक्वल टू 2, इसका मतलब ये है कि हमारा सीक्वेंस एक यूनिट या 2 यूनिट्स के साथ में आगे बढ़ता जाएगा। जैसे हम कहें कि 1 3 5 7 9 या 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, राइट। उसी के बाद यहाँ पर और इसके अंदर आर के अंदर एक बिल्ट इन फार्मूला भी होता है कि 2 माइनस फ्रॉम डिवाइडेड बाई लेंथ डॉट आउट माइनस 1। इससे करके अगर आप कोई ऑप्शन नहीं देंगे तो ये बाई को अपने आप से कंप्यूट कर लेगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे लेंथ डॉट आउट, अलोंग डॉट विद, एसेट्रा एसेट्रा, बहुत से कमांड होते हैं। लेकिन ये कमांड को अगर आपको
और डिटेल में देखना है तो आप हेल्प में जाएंगे तो आपको देखिएगा हेल्प में इस तरह का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको वहाँ पे साइट पर ले जाएगा, वेबसाइट पे, और यहाँ से आपको इस सीक्वेंस जनरेशन के बारे में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या होता है। ओके, मैं यहाँ पे आपको उदाहरण लेता हूँ और ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको इस सीक्वेंस ऑप्शन को कितनी डेप्थ में सीखना है, आप कहाँ तक आप उसको लेकर के जाना चाहते हैं। चलिए अब हम देखिए छोटे छोटे उदाहरण लेते हैं और उन एग्जाम्पल से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि अगर आप सीक्वेंस में कोई इंक्रीमेंट की वैल्यू नहीं देंगे तो जो उसका डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट होता है +1 या -1 होता है। ओके, इसका क्या मतलब है हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे देखिए मैंने लिखा SEQ फ्रॉम 2 to 6 और बीच में मैंने इसमें कॉमा लगा दिया और ये जो ऑप्शन है मैंने ये पैरेंथेसिस के अंदर दिए हुए हैं ब्रैकेट लगा करके, जो भी आपका सिंपल ब्रैकेट होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि ये फ्रॉम 2 मतलब ये 2 से शुरू करेगा और इसमें मैंने इसमें इंक्रीमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है और ये कहाँ तक आ रहा है 2 6। इसका मतलब है कि पहला नंबर आएगा 2 और उसमें 1 यूनिट का उसमें इंक्रीमेंट होगा, 2 + 1 फिर हो जाएगा 3 और 3 में जो भी आएगा उसमें आपका 3 + 1 4 हो जाएगा, फिर आपका 4 में एक और यूनिट का इंक्रीमेंट होगा, ये आपका 5 हो जाएगा, 5 + 1 हो करके ये आपका 6 हो जाएगा और उसके बाद ये फिर अगर आप अगला नंबर लेंगे तो 6 + 1 7 हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन आपकी वायलेट कर गई क्योंकि आपने कहा हुआ है कि 2 6 मतलब कि ये सीक्वेंस हमारा जैसे ही 6 पर पहुंचेगा ये ख़त्म हो जाना चाहिए। तो देखिए ये आपको यहाँ पर ऐसा सीक्वेंस मिल जाएगा। राइट, यहाँ पर इसके पहले कि आपके दिमाग में ये सवाल आए मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, मैंने पहले के लेक्चरों में बहुत बार मैंने सीक्वेंस को ऐसे करके भी जनरेट किया है 1:6। तो 1:6 भी हमारे सीक्वेंस को जनरेट करता है, लेकिन अभी हम जो भी हमारे सीक्वेंस के नियम होते हैं उनका हम पालन करते हैं और फिर हम आपको बाद में इन शॉर्टकट्स के बारे में बताएंगे। तो इसके लिए आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर 2 से 6 तक का सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पे 2:6 भी लिख सकता था, क्योंकि हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं इसलिए आपको पता है। लेकिन अभी हम जो भी हमारे नियम होते हैं उनका पालन करते हैं, फिर हम आपको शॉर्टकट्स के बारे में बाद में करेंगे। ओके, ऐसे ही अगर हम एक और उदाहरण लेते हैं सीक्वेंस फ्रॉम 4 to 6, तो आपको ये पता है ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 से शुरू करेगा और डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट इसमें +1 का होगा, तो ये 4 5 6 आपको देखिए यहाँ पर ये नंबर मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि फ्रॉम और टू में हम जो भी वैल्यू देते हैं ये हमारी निगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। जैसे मैंने इन 2 एग्जांपल्स में चूँकि मैंने पॉजिटिव वैल्यूज़ ली हैं तो ऐसा ना हो कि आपको लगे कि हम खाली पॉजिटिव वैल्यूज़ ले सकते हैं। यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं और इसीलिए मैंने देखिए ये एक और आपको उदाहरण लिया है सीक्वेंस फ्रॉम -6 to +6। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा -6 और उसमें से एक वैल्यूज़ का इंक्रीमेंट होता जाएगा। -6 + 1 क्या हो जाएगा -5, फिर -5 + 1 हो जाएगा 4, फिर -4 + 1 -3, -3 + 1 -2, फिर -1 -2 + 1 -1, then -1 + 1 0, then 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 and 5 + 1 6। राइट, तो देखिए आपको सीक्वेंस मिल गया। आपको इसको पहले हम R कंसोल में करके दिखाते हैं सो दैट कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। ओके, देखिए हम यहाँ पे करते हैं सीक्वेंस SEQ फ्रॉम से इक्वल टू 2 to here 2 = 6। ओके, देखिए आपको ये मिल गया 2 3 4 5 6। ऐसे ही आप अगर यहाँ पे अगर आप 1 से 100 भी करना चाहें तो भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए आपको 1 से 100 तक के सारे नंबर्स मिल गए। और इन्हीं सीक्वेंस को आप अगर सीक्वेंस फ्रॉम से हियर -5 to 5 अगर हम करते हैं तो देखिए आपको -5 -4 -3 से लेकर के 5 तक की वैल्यूज़ मिल गई।
इसको आप अगर मान लीजिए -2.5 से 5 तक करते हैं तो देखिए क्या आएगा। देखिए ये इसने -2.5 से शुरू किया और एक एक वैल्यू को उसमें वो इंक्रीमेंट करता गया और जैसी वैल्यू आपकी 4.5 पहुंची वहाँ तक दे दिया और इसके बाद में जब इसमें से 1 का ये इंक्रीमेंट करेगा तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5.5। तो ये आपकी क्या है 2 से बड़ी हो जाएगी। जब 2 से बड़ी हो जाएगी तो ये प्रोग्राम अपने आप से वहाँ पर रुक जाएगा। अब तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि यस जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो सही है। और ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट है जो मैंने वहाँ पे ऑपरेशंस किए हैं। अब हम यहाँ पे अपने इसी सीक्वेंस में जहाँ पर हमारा इंक्रीमेंट एक एक यूनिट का हो रहा था, हम इस इंक्रीमेंट को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं या उसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एक देखते हैं कि अगर मुझे कोई एक सीक्वेंस ऐसा तैयार करना है जहाँ पर हमारा कांस्टेंट इंक्रीमेंट हो। ये कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, जो मतलब कि जो आपकी इच्छा से इंक्रीज़ हो, कहीं पे 2 से, कहीं 4 से, कहीं 6 से, लेकिन हम धीमे धीमे उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर मुझको अपना कोई एक सीक्वेंस कांस्टेंट इंक्रीमेंट्स से जनरेट करना है तो हमारा कमांड क्या होगा। सपोज़ कि हम 12 to 20 तक के नंबर्स का सीक्वेंस जनरेट करना चाहते हैं और उसमें से इंक्रीमेंट हमारा 2 यूनिट का होना चाहिए। अर्थात हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी 12, 14, 16, 18 और 20। इसके लिए हमारे पास कमांड होता है कि हम इसी कमांड को यूज़ करेंगे सीक्वेंस SEQ और फ्रॉम और टू तो हम पहले की तरीके से इस्तेमाल कर देंगे, लेकिन हम यहाँ पे एक और ऑप्शन जोड़ देंगे बाई इक्वल टू 2। जब हम बाई इक्वल टू 2 करेंगे तो आप देखिए आपका आउटपुट है ये 12, 14, 16, 18, 20 आ गया। तो आप देखोगे कि हर एक वैल्यू के बीच में 2 यूनिट का फ़र्क है, 2 यूनिट का आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। ये माइनस भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी कर सकता है, इसके बारे में हम आपको उदाहरण देंगे। और ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट है। तो हम एक और कमांड करते हैं जहाँ पे हम इसको निगेटिव करते हैं और फिर आपको हम इसको आर कंसोल में करके दिखाएंगे। तो जैसा मैंने पहले उदाहरण में आपको इंक्रीमेंट की बात करी, मतलब कि 2-2 यूनिट से हमारे नंबर आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम कह रहे हैं कि 2-2 यूनिट से हमारे नंबर कम होते जाएंगे, अर्थात हमको इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट चाहिए, डिक्रीमेंट ऑफ 2 यूनिट्स। तो अब हम 22 से लेकर के 10 तक के एक सीक्वेंस को जनरेट करना चाहते हैं और इसमें से हमारा जो भी सीक्वेंस है ये 2-2 यूनिट करके कम होना चाहिए। तो मैंने अपना सीक्वेंस कमांड लिया SEQ और यहाँ पे कर दिया फ्रॉम 22 to 10 और यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट की बात करी थी बाई इक्वल टू +2, वहाँ पर मैंने कर दिया बाई इक्वल टू -2। तो बाई इक्वल टू -2 करेंगे आप अगर, तो इसका फ्रॉम कहाँ से शुरू हुआ 22। अब इसमें से 2 कम हो जाएगा 20, देन फिर से 2 कम हो जाएगा 18, फिर से 2 कम हो जाएगा 16, फिर से 2 कम हो जाएगा 14, फिर से 2 कम हो जाएगा 12, फिर से 2 कम हो जाएगा 10 और फिर से 2 कम हो जाएगा तो 8। तो 8 जैसे ही आया तो ये कहेगा कि आपको खाली 10 तक ही जाना था। तो ये यहाँ पर इसके 8 आने के पहले ही आपका प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और आपको देखिए ये आउटकम मिल जाएगा। ओके, चलिए अब इसको हम आपको आर कंसोल में भी करके दिखाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिया सीक्वेंस फ्रॉम 10 to 20 बाई इज इक्वल टू 2, राइट। देखिए आपको 10, 12, 14, 16, 18, 20 हो गया। और इसी को आप अगर चेंज भी करना चाहें, अगर आप कर दिए 10 से लेकर के 50 तक और यहाँ पे आप इंक्रीमेंट कर दिए से 20 यूनिट्स का, दैट मीन्स 10, 20, 30, 40, 50, राइट। तो 10 से 50 तक आपको नंबर मिल जाएंगे जो आपको 10-10 की यूनिट पर इंक्रीज़ होते जाएंगे। और ये देखिए जो आपका इंक्रीमेंट है ना, ये आपका फैक्टर पॉइंट में भी हो सकता है। जैसे हम कहें 0.5, मतलब कि 10 से 20 तक के आप नंबर जनरेट करिए और इसमें से जो आपका इंक्रीमेंट है 0.5 का होना चाहिए। तो हमको क्या क्या नंबर मिलेंगे 10, 10.5, 11, 11.5 अप टू 20, देखिए ये, राइट। तो ये हमने आपको उदाहरण दिखाए इंक्रीमेंट के। अब हम आपको उदाहरण दिखाते हैं डिक्रीमेंट के, जहाँ पे हमारा बाई की वैल्यू हमारी माइनस में होगी। सो फ्रॉम 20 to 10 एंड बाई इज इक्वल टू -2 सपोज। तो
तो देखिए क्या आ गया, 20, 18, 16, 14, 12, 10। और इसी में अगर हम मान लीजिए इंक्रीमेंट को कर देते हैं -3, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? ये 20 से शुरू होगा और जैसे ही आपका ये 3 के इंक्रीमेंट पर आगे बढ़ता रहेगा, 20, 17, 14, 11 और उसके बाद में ये अपने आप से रुक जाएगा, क्योंकि 10 तो आएगा नहीं और 10 आने के पहले ही आपका 2 = 10 की लिमिट क्रॉस कर जाएगी। देखिए ये राइट। और इसी में अगर आपको यहाँ पर आपको सीक्वेंस लेना है सपोज 1.5 का, तो भी आप कर सकते हो। देखिए आपको 1.5 के टर्म्स में ये आपको डिक्रीमेंट दे रहा है 20, 18.5, 17.0 और सो ऑन, और 11 पर आकर के ये रुक जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है। आपने यहाँ पे दिया था 10 फ्रॉम 20 to 10, लेकिन ये आपको दे रहा है खाली 11 तक की वैल्यू। 10 पे तो नहीं रुका ये। क्यों नहीं रुका? क्योंकि 11 पर जब ये आएगा तो इसमें से इसकी अगली वैल्यू कैसे आएगी? 11 माइनस 1.5, तो ये क्या हो गया? 9.5। तो 9.5 तो आपका 2 से कम हो गया, तो ये आपका सीक्वेंस यहीं पर रुक जाएगा। ओके, तो देखिए इस तरीके से आप भिन्न भिन्न तरीके के सीक्वेंसेस को आप जनरेट कर सकते हैं। देखिए यही एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिया है कि अगर मुझको कोई अपना सीक्वेंस अगर फ्रैक्शन से भी अगर हमको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है, तो हमारे पास इसकी संभावना यहाँ पे है और हम ऐसा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसको कैसे करेंगे? हम फ्रॉम लिखेंगे, टू लिखेंगे, जैसा मैंने पहले किया था, और जहाँ पर मैंने लिखा है बाई, वहाँ पर हम अपना जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है हम उसको फ्रैक्शन में दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डिक्रीमेंट दिया है -0.5, अर्थात कि 0.5 से हर एक वैल्यू हमारी कम होती रहना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 से शुरू किया तो वैल्यू हमारी 2.0 होगी पहले वैल्यू, फिर 1.5, फिर 1, फिर 0.5, फिर 0, फिर -0.5, उसके बाद -1। ओके, यहाँ पर हमारे एग्जैक्ट मल्टीपल आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास जो अंतिम वैल्यू है वो हमारे 2 से मैच कर गई। ओके, और ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट है। तो ये तो हम उदाहरण अभी आर कंसोल पे कर चुके हैं। आप इस उदाहरण को अपने आप से आर कंसोल पर करने की कोशिश करिए। राइट, अब हम यहाँ पर एक और उदाहरण लेते हैं कि अगर आपको मान लीजिए ये नहीं पता है कि आपका नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पर ख़त्म होगा, फ्रॉम या टू, लेकिन आपको ये पता है कि आपको कितने नंबर चाहिए, अर्थात आपके जो सीक्वेंस की लंबाई है वो आपको मालूम है। तो अगर मुझको फ्रॉम या टू में से कोई भी अगर एक चीज़ मालूम होती है और अगर मुझे अपने सीक्वेंस की लंबाई मालूम है, तो भी हम उस सीक्वेंस को आर में जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या देखिए कमांड होगा, जो SEQ। और अब हमको फ्रॉम और टू में से मान लीजिए कि पहले हम मानते हैं कि हमको 2 पता है कि कहाँ तक हमारा सीक्वेंस जाएगा, मतलब कि जो हमारी अंतिम वैल्यू है वो हमारी 15 होगी। अब ये फ्रॉम वैल्यू क्या होगी हमको नहीं पता, लेकिन मुझको ये पता है कि हमको यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हमको 10 वैल्यू हमारे सीक्वेंस की होनी चाहिए। तो 15 के पहले मुझे 9 वैल्यूज़ और जनरेट करनी, क्योंकि 15 तो हमारा 10th वैल्यू है ही है। तो हमारे पास इसके लिए ऑप्शन होता है, एक होता है लेंथ, LENGTH, लेंथ इज इक्वल टू 10। अगर हम लेंथ इज इक्वल टू 10 कर देंगे तो मुझको इस 15th वैल्यू से हम पीछे आना शुरू करेंगे, और चूंकि हमारा डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट हमारा 1 यूनिट का है तो हमको मिल जाएगा 15 - 1 दैट इज़ 14। फिर उसके बाद हमारा 14 - 1 हमको मिल जाएगा 13, और करते 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 ये हमको 10 नंबर तक वापस ले आएगा। और जैसे ही हमारा 10th नंबर हमारा जनरेट होगा, ये हमारा सीक्वेंस रुक जाएगा। तो देखिए आप यहाँ से काउंट करिए, देखिए अंतिम वैल्यू आपकी क्या आई है? 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए टोटल यहाँ पे आपकी 10 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो आपके सीक्वेंस की लेंथ कितनी हो गई? 10, और ये कहाँ पर ख़त्म हुआ? 15 में। इसीलिए आपको अलग से बैकवर्ड कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ये आर इसको खुद ही हैंडल कर लेता है। ओके, और ये इसका स्क्रीनशॉट है। आपको अभी मैं इसको आर कंसोल पर करके दिखाऊंगा, लेकिन इसके पहले हम फ्रॉम की भी बात कर लें। अब अगर आपको मान लीजिए 2 के बारे में नहीं पता लेकिन फ्रॉम के बारे में पता है, अर्थात कि आपका सीक्वेंस कहाँ से आरंभ होगा, तो
एक हमने उदाहरण यहाँ पे लिया है कि हमारा सीक्वेंस सपोज 15 से शुरू हो रहा है, तो हमने कर दिया फ्रॉम 15 कॉमा, और फिर मैंने कर दिया लेंथ इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे देखिए हम जो भी ले रहे हैं इसमें मैंने जो उसका इंक्रीमेंट है, मैंने डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट लिया हुआ है जो हमारा +1 या -1 का होता है, राइट। तो फ्रॉम से हमको अगर कहना अगर है तो मैंने 10 तक की वैल्यू ले ली। तो आपका देखिए कैसे शुरू होगा, आपका 15 से शुरू होगा और उसके बाद 15 + 1 हो जाएगा। उसके बाद जो आंसर आएगा 16, उसमें 16 + 1 हो जाएगा और ये आगे बढ़ता जाएगा सच दैट की टोटल वैल्यूज़ आपकी 10 हो जानी चाहिए। आप इसका आउटकम देखिए, आप इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 15 से लेकर के 24 तक। ये कितनी वैल्यू हो गई, आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया फ्रॉम, ये आपका यहाँ से आरंभ हो गया। फिर क्या है, 15 आपकी हो गई पहली वैल्यू, 16 दूसरी वैल्यू, 17 तीसरी वैल्यू, 18 चौथी वैल्यू, 19 पाँचवीं वैल्यू, 20वीं छठी वैल्यू, 21वीं सातवीं वैल्यू, 22वीं आठवीं वैल्यू, 23वीं नवीं वैल्यू और 24वीं 10वीं वैल्यू। तो देखिए ये आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये आपके लेंथ इक्वल टू 10 को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने यहाँ पे 10 संख्याओं की लेंथ ली हुई है। ओके, अब जरा से हम इसी कमांड को आपको आर में करके दिखाते हैं। तो मैंने अपने स्क्रीन को Ctrl+L दबा करके साफ़ कर लिया और फिर मैंने लिया सीक्वेंस 2 इज इक्वल टू, सपोज मुझको 20 तक आना है और मेरी लंबाई कितनी होनी चाहिए, मुझको कितने टर्म चाहिए, सपोज 10। देखिए आपको 11 से लेकर के 20 तक के 10 टर्म्स मिल गए और अंतिम वैल्यू आपकी क्या है, देखिए 2। और उसमें से निगेटिव भी हो सकता है कि अगर हम मान लीजिए इसी में करें कि मुझको अगर 20 हमारी अंतिम वैल्यू है और मुझको ऐसे 30 टर्म्स चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 20 के तो नीचे भी, ये हमारा 1 के भी नीचे आ जाएगा माइनस में। तो 20 आपकी अंतिम वैल्यू है जो आपने लिया हुआ है 2 = 20, लेकिन आपको यहाँ पे 30 टर्म्स चाहिए थे, तो इसने 20 से शुरू किया और 0 तक आया और उसके बाद इसने आपको निगेटिव नंबर्स भी पकड़ा दिए और आर ने ये इंश्योर किया कि ये पूरी आपकी जो लंबाई है ये आपकी पूरी 30 एलिमेंट्स की होनी चाहिए। अब इसी में हम यहाँ पे फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। सीक्वेंस फ्रॉम से इक्वल टू 10 और मुझको लेंथ कितनी चाहिए, सपोज हमको 20 के या हमको सपोज 5 की लेंथ चाहिए आपको दिखाने के लिए। तो देखिए आपका ये 10, 11, 12, 13, 14 आपके 5 नंबर आ गए, राइट। और इसी में अगर हम आपको मान लीजिए अगर हम अपनी लेंथ को बढ़ाते हैं, अगर हम 15 करते हैं तो आपको देखिए 10 से लेकर 24 तक के नंबर आ गए। इनकी जो टोटल संख्या होगी ये आपकी 15 के बराबर होगी। और इसी में अगर हम आपको दिखाते हैं कि अगर मुझको इसको -10 से शुरुआत करनी है तो भी देखिए क्या हो जाएगा, ये -10 से शुरुआत हो गई और उसने हमको 15 एलिमेंट +4 तक के दे दिए। और यही काम अगर आप 2 के अंदर भी करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। जहाँ पे आपने लिया हुआ है 2, यहाँ पर आप अगर -10 ले लेंगे और लेंथ 15 ले लेंगे तो आपको -10 के पहले के आपको जो भी 15 नंबर हैं ये आपको यहाँ पर पकड़ा देगा। ओके, चलिए अब हम अपने आर कंसोल से अपनी स्लाइड्स पर आते हैं और आगे की बात करते हैं। अब यही जो मैंने आपको फ्रॉम और 2 वाले बताए हैं, यही में अगर हमारा बाई अगर हमारा फ्रैक्शन में होता है तो भी हमारा काम हो जाता है। देखिए मैंने यही कमांड लिया है, सीक्वेंस फ्रॉम इक्वल 8 और हमको कितनी लंबाई चाहिए 10 और मैंने अपना इंक्रीमेंट दिया हुआ है 0.1 में, राइट। तो आपको देखिए ये 8, 8.1, 8.2 करते हुए ये आपको 10 नंबर टोटल मिल गए। कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट। और ये इसका देखो स्क्रीनशॉट है। और इसी में अगर हम इसको जो हमारा ये है बाई, इसको अगर हम माइनस भी कर दें तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है फ्रॉम 15, तो ये 15 से शुरू होगा और ये माइनस में आगे बढ़ता जाएगा। ओके, तो ये और इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए हमने इसको दिया हुआ है, लेंथ इज इक्वल टू 10। तो देखिए ये हमारा 15 से शुरू होगा, 15, 13, 11 करते करते ये हमारा -3 तक आ जाएगा। और ये आपका स्क्रीनशॉट है, आपको मैं अभी आर में भी करके दिखाऊंगा। और इसी में आप अगर फ्रैक्शन भी आप अगर लेना चाहें और वो फ्रैक्शन भी अगर निगेटिव में है तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पे सीक्वेंस के कमांड का यूज़ किया, फ्रॉम
15 से आरंभ होना चाहिए। हमारी लंबाई उस सीक्वेंस की कितनी होनी चाहिए? 5, लेंथ इज इक्वल टू 5, और इसका जो इंक्रीमेंट कैसा होना चाहिए? -0.2, अर्थात इसमें 0.2 का डिक्रीमेंट होना चाहिए, वैल्यूज़ कम होनी चाहिए। तो आप ये देख लीजिए यहाँ पे 15, 14.8, 2.2 का हमारा यहाँ पर डिक्रीमेंट आ रहा है, और हमारे पास यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ आ गई, और ये 5 वैल्यूज़ क्या इंडिकेट करेंगे? लेंथ इक्वल टू 5। ओके, अब हम चलिए आपको पहले हम इसको, ये जो मैंने 3 कमांड्स लिए हैं, हम आपको इनको आर में करके दिखा देते हैं, सो दैट कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। चलिए हम इसी कमांड को आपको दिखाते हैं। ओके, चलिए हम कंट्रोल एल दबा करके अपनी स्क्रीन को साफ कर लेते हैं। ये देखिए। ओके, और इसी में अगर हम आपको दिखाएं कि ये जो मैंने लिखा हुआ है 22, इसको अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा। ये आपका जो आपका नंबर पहले केस में इंक्रीज हो रहा था 8, 8.1, 8.2 एटसेट्रा, ये देखिए अब आपका वापस होने लगा, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में जाने लगा। 8, 7.9, 7.8, 7.7 एंड सो ऑन, राइट। और इसी कमांड में अगर हम 2 की बात करें तो हम इसमें दिखा देते हैं 2, मतलब कि 8 तक इसकी वैल्यू आनी चाहिए। लंबाई हमारे सीक्वेंस की 10 होनी चाहिए, और इसका इंक्रीमेंट हमारा 0.1 यूनिट का होना चाहिए। तो ये देखिए इसकी जो अंतिम वैल्यू आई है वो आपकी 8 ही आ गई, 2, और इसके पहले इसने आपको 10 वैल्यूज़ 0.1 का इंक्रीमेंट करते हुए दे दिया, राइट। 7.1, 7.2 अप टू 8। और इसी में अगर हम मान लीजिए डिक्रीमेंट की बात करते हैं, तो हम अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 0.1 की जगह -0.1 कर दें तो क्या हो जाएगा? देखिए आपका इंक्रीमेंट, तो आपने कर दिया 2, लेकिन आपने कर दिया कि जो इसमें से नंबर होने चाहिए, हमको 10 नंबर चाहिए, किसमें से हमारा इंक्रीमेंट -0.1 का होना चाहिए, अर्थात -0.1 का इंक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? 0.1 यूनिट्स का डिक्रीमेंट होना चाहिए। तो इसने देखिए यहाँ पर ले लिया 8, और इसके बाद इसने इसमें से देखिए यहाँ से 8.9 की से शुरुआत करी, उसने 1.1 यूनिट को कम किया, तो हो गया 8.9 माइनस 0.1, 8.8, 8.8 माइनस 0.1, 8.7, और ये करते करते आपको 8 तक ले आया। तो आपने देखा कि इन सारे केसेस में आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। आर सॉफ्टवेयर आपकी पूरी सहायता करेगा, और आपको खाली बस अपना ये मालूम होना चाहिए कि आपका सीक्वेंस कहाँ से कहाँ तक जाएगा, या उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, और साथ ही आपका जो इंक्रीमेंट है वो किन किन वैल्यूज से होना चाहिए, राइट। तो फ्रॉम, टू, लेंथ, बाई, इन चारों कमांड्स का यूज़ करते हुए हम भिन्न प्रकार के सीक्वेंस हम जनरेट कर सकते हैं, राइट। कि देखिए आपने किया है। अब हम एक काम करते हैं, आपको इसी सीक्वेंस का हम आपको एक और उपयोग दिखाते हैं। ये हमारा जो है उपयोग जब हम अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें हमारे बहुत काम आता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग के बीच में हमको वेरिएबल्स डालने होते हैं। हम हर बार फ्रॉम टू की वैल्यू को अपने आप से नहीं दिखाना चाहते हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं फ्रॉम और टू की, ये अपने आप से निकलनी चाहिए। ओके, इसके पहले हम आपको देखिए आर में एक चीज़ और करके दिखा दें जो आपको आसानी से समझने में आसानी में करेगा। देखिए मैंने एक कमांड लिया, सीक्वेंस फ्रॉम 1 to 5, और मैंने यहाँ पे पूरा लिखा है बाई इक्वल टू 1, राइट, बिल्कुल साफ साफ। तो देखिए ये आपको सीक्वेंस क्या मिल गया, 1 2 3 4 5। अब इसी सीक्वेंस को अगर हम ऐसे लिख दें 1, 5, 1, तो देखिए आपको क्या मिलेगा 1 2 3 4 5। तो अगर जब आपको कोई सीक्वेंस में अगर आप फ्रॉम टू नहीं लिखना भी चाहते हैं तो जो पहली वैल्यू होती है ये आपको फ्रॉम को दिखाती है, दूसरी वैल्यू आपको टू को दिखाती है, और जो तीसरी वैल्यू है ये आपको बाई को दिखाती है। देखिए अगर इसी में अगर हम बाई को चेंज कर दें, 2 कर दें अगर हम, तो आपको देखिए क्या मिल गया 1 3 5, राइट। और इसी में अगर हम मान लीजिए इसी सीक्वेंस में अगर हम मान लीजिए अपने इस 2 को चेंज कर दें, हम 1 से 1 से 10 कर दें, तो देखिए आपको नंबर कहाँ से मिल गए 1 से
10 तक के, और इंक्रीमेंट आपको कितना मिल गया 111 का। और इसी सीक्वेंस में आप अगर इंक्रीमेंट को मान लीजिए 2.5 कर दीजिए तो आपको देखिए क्या मिल गया 1 + 2.5 3.5 एंड सो ऑन, राइट। लेकिन हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप अगर थोड़ी सी मेहनत करके फ्रॉम और टू को लिख देंगे तो आपके गलती होने के चांसेस कम है। क्यों? अगर मान लीजिए मैंने यही वाला एग्जाम्पल लिया और मैंने गलती से मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो गया और मैंने अगर 2 और 10 और 1 को मैंने उल्टा लिख दिया तो आपको देखिए क्या देगा, ये तो गलती दे देगा। इस गलती को ठीक करने के लिए आप अगर यहाँ पे -2.5 कर दें तो आपको देखिए नंबर दे देगा ये। तो बेटर है कि कोई गलती करने से बेटर होता है कि हम अपनी प्रोग्रामिंग में अगर हम एक लाइन ज़्यादा लिख देंगे तो हमारे गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ओके, और अगर हम देखिए फ्रॉम और टू की जब बात करते हैं ना, तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए इसका ऑर्डर भी अगर हम चेंज कर दें तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया फ्रॉम टू बाई, अगर मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ 2 5 फ्रॉम से 1 और बाई इक्वल टू 1, तभी देखिए इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप इसको नाम देकर के बता दोगे अपने सीक्वेंस कमांड को तो वो समझ जाएगा। लेकिन इसी में आप अगर मान लीजिए अपने बाई फ्रॉम और टू के जो नाम है आप इसको हटा दोगे अगर, तो आपको देखिए ये कुछ एरर दे देगा, राइट। आप इस एरर को अगर ठीक भी करना चाहो तो आप यहाँ पे माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको 5 से 1 तक आना है तो आप उल्टी डायरेक्शन में इंक्रीमेंट कैसे करोगे, इसलिए आपको यहाँ पे दे रहा है एरर। लेकिन तभी आप अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो मेरी आपको ये बहुत सिंसियर एडवाइस है कि आप जब भी करते हो आप इसमें से फ्रॉम टू बाई का इस्तेमाल करो। देखिए इस उदाहरण में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आपका जो सीक्वेंस का जो फंक्शन है वो एक वेरिएबल के थ्रू भी कंट्रोल हो सकता है, और इसका हमको इस्तेमाल कहाँ पड़ता है, जब भी हम कभी हम बड़ी प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें से हमको फ्रॉम टू बाई इत्यादि की वैल्यू पहले से नहीं पता होती है, लेकिन जो हमारा जो प्रोग्राम है उसी के अंदर हमको उसको कंट्रोल करना होता है। तो हम आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं कि फ्रॉम टू और बाई के अंदर आप एक फिक्स वैल्यू की जगह एक वेरिएबल भी ले सकते हो। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया x, इसकी वैल्यू मैंने पहले से दे दी है 3, राइट। और मैंने अपना सीक्वेंस लिख दिया, सीक्वेंस 1 to x, मतलब ये हमारा कहाँ से शुरू होगा, फ्रॉम होगा 1, 2 होगा x मतलब 3, और इसका जो हमारा इंक्रीमेंट होगा बाई हमारा कितना हो गया 3/10। तो ये हमारा सीक्वेंस कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा, फिर 1.3 होगा, फिर 1.6 होगा, और करते हुए ये हमारा 2.8 तक आ जाएगा, क्योंकि 2.8 पर जब आप 0.3 को ऐड करोगे तो ये 3.1 हो जाएगा और ये 3 से इंक्रीज कर जाएगा। ओके, तो देखिए आपको ये यहाँ पे ऐसा एक सीक्वेंस मिल जाएगा। और उसी तरीके से आप अगर मान लीजिए x की वैल्यू यहाँ पे आप 60 लेते हो और आप अगर अपने इस सीक्वेंस को लिखते हो फ्रॉम 0 to 60, और इंक्रीमेंट आपका यहाँ पे कितना होगा 60/10 का होगा, अर्थात 6 यूनिट का होगा। तो आपकी शुरुआत कहाँ से होगी 0, देन 0 + 6 6, देन 12 18 करते करते ये आपको 60 तक ले आएगा। चलिए मैं आपको इसको आर कंसोल में करके मैं आपको इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे ले लिया x = 3 और मैंने यहाँ पे सीक्वेंस देखिए टाइप कर दिया 1x x/10, राइट। और इसी में अगर मैं आपको देखिए ऐसा भी कर सकता हूँ कि इसी सीक्वेंस में मैं आपको कर सकता हूँ x से शुरुआत होगी और ये x² तक आएगी, देखिए तब भी आपका ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ओके, और इसमें से हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसी सीक्वेंस में अगर हमारा इंक्रीमेंट है इसको भी हम एक x+1 भी कर सकते हैं। देखिए ये तो आपने देखा कि इन तीनों जगह पे बाई, फ्रॉम, टू एटसेट्रा, ये जो तीनों जगह आपने सीक्वेंस के अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको आप वेरिएबल से भी कंट्रोल कर सकते हो, और ये आपको आगे जब आप प्रोग्रामिंग करोगे देन आपको वहाँ पर ये बहुत सहायता करेगा, राइट। और देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट है जो आपको मैंने अभी करके दिखाया है। अब आपको देखिए मैं आपको जो आपको मैंने कहा था शॉर्टकट, मैं आपको उस शॉर्टकट के बारे में भी कुछ बता दूं कि अगर मुझको मान लीजिए 1 से 12 तक का सीक्वेंस अगर जनरेट करना है
तो हम इसको डायरेक्ट सीक्वेंस 12 भी कर सकते हैं। तो ये हमको 12 तक का सीक्वेंस जनरेट कर देगा और ये हमारा वही काम करेगा जो हमारा सीक्वेंस 1 to 12 करेगा, राइट। और इसको हम देखिए यहाँ पे मैंने फ्रॉम और टू की जगह मैंने कर दिया है 1:12 और इसको हम आपको ये भी दिखाएंगे, अगर हम इसमें खाली 1:12 कर देंगे तो भी आपको यही 1 से 12 तक का सीक्वेंस मिल जाएगा। देखिए मैं आपको उसको R कंसोल में करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ सीक्वेंस फ्रॉम, जो आपने सीखा है फ्रॉम टू 12, ओके, एंड y इक्वल टू 1। ये देखिए आपको उसने 1 से 12 तक का सीक्वेंस दिया। अब आपने यहाँ पे डायरेक्ट अगर सीक्वेंस 12 कर दिया तो भी देखिए आपको 1 से 12 तक का सीक्वेंस दे रहा है। अगर आपने यहाँ पर सीक्वेंस 1:12 कर दिया तो भी ये आपको 12 तक का सीक्वेंस दे रहा है और अगर आपने यहाँ पे 1 से 12 भी कर दिया तो भी ये आपको 12 तक का सीक्वेंस दे रहा है, ओके। अब अगर देखिए इसी में अगर हम 1:12 अगर 2 करें तो क्या आएगा, ये नहीं समझ में आ पाएगा कि यहाँ पे बाई की वैल्यू मैंने 2 दी है, राइट। इसको करने के लिए अगर आपको करना अगर है तो आप यहाँ पर बाई इक्वल टू 2 कर सकते हैं, लेकिन ये भी काम नहीं करेगा, देखा। इसलिए ये शॉर्टकट्स हैं, लेकिन मेरी जो आपको एडवाइस ये है कि आप जो कंप्लीट मैंने आपको जो सिंटैक्स दिए हुए हैं आप उनका इस्तेमाल करने की कोशिश करिए, क्योंकि हम जब अपने कॉमन सेंस से करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आर नहीं समझता है, क्योंकि आर के पास कॉमन सेंस नहीं है। आर के पास खाली वही प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस हैं जो उसको बताए गए हैं। उसके बाद हम आपको एक और कमांड बताते हैं, ये हमारा है along x, जिसको हम सीक्वेंस के साथ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए मैंने लिखा है सीक्वेंस SEQ और यहाँ पे अंदर लिखा है पैरेंथेसिस में along ALONG इक्वल टू x। ये क्या करता है, ये हमको एक्चुअली में एक इंडेक्स वेक्टर हमको ये देता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिया x इक्वल टू से 98765 का एक सीक्वेंस है। अब देखिए इसकी हमारी जो 9 की हमारी पोजीशन है वो क्या है, 1, ये पहली जगह पे बैठा हुआ है। 8वां हमारा कहाँ बैठा हुआ है, 8 नंबर 2 जगह पे बैठा हुआ है। 7 कहाँ बैठा हुआ है, 3 नंबर सीट पर बैठा हुआ है। 6 हमारा क्या है, ये हमारा 4 नंबर की सीट पर बैठा है और 5 हमारा 5 नंबर की सीट पर बैठा हुआ है। तो ये हम अपने नंबर्स की जो पोजीशन है उसको हम यहाँ पे एलोकेट करना चाहते हैं। उसके लिए हम ये सीक्वेंस के साथ में along x का हम कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो along x माने क्या हुआ, x के साथ में आगे आइए और हमको जो भी एक सीक्वेंस बताइए जहाँ पर हमारे पास x में दी हुई संख्याओं की पोजीशंस हों। जैसे आपने देखा है ना कि क्लासेस में हम बना देते हैं कि रोल नंबर 1 2 3 4 कैसे कैसे बैठेंगे, तो हम हर एक कुर्सी पर उस कैंडिडेट का रोल नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5। तो ये उसकी ऐसी हमारी पोजीशन बता रहा है, राइट। और इससे हमको एडवांटेज क्या होता है, सपोज मैंने एक ये वेक्टर तैयार कर लिया IND इंडेक्स, यहाँ से सीक्वेंस along x करके, तो देखिए इंडेक्स का हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 3 4 5। अब हमको अगर मान ली इस वेक्टर में से किसी वैल्यू को बाहर कॉल करना है, जैसे मुझे ये पता करना है कि x डेटा वेक्टर में तीसरी जगह पर कौन सी वैल्यू है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं x और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे IND, अर्थात ये जो इंडेक्स वाला जो डेटा वेक्टर आया है इसके अंदर थर्ड पोजीशन पर क्या वैल्यू है। तो अब आपको देखिए समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे हम यहाँ पे इंडेक्स 3 कर रहे हैं, ये मुझको दे रहा है थर्ड पोजीशन और यहाँ पे हम कह रहे हैं x, तो ये कह रहा है कि थर्ड पोजीशन कहाँ पर, x के अंदर। तो x के अंदर थर्ड पोजीशन क्या है, देखिए 1 2 3 7, आपको यहाँ पे उत्तर मिल जाएगा 7। तो इस कमांड के थ्रू हम क्या बोलते हैं, अपने डेटा को जो इंडेक्स प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास 100 डेटा अगर आ जाता है तो 100 डेटा को हम इंडेक्स करने की कोशिश करते हैं कि पहले नंबर पे कौन सा डेटा है और दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा डेटा है, राइट। तो देखिए सबसे पहले मैंने अपना x टाइप कर लिया और मैंने एक वेक्टर यहाँ तैयार किया IND विच इज़ इक्वल टू सीक्वेंस along इक्वल टू x। देखिए आ गया IND की, देखिए आपकी क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई। अब आप अगर देखेंगे IND और अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं तो देखिए क्या आंसर आता है 3, अर्थात कि IND वेक्टर में थर्ड पोजीशन क्या है। अब इसी IND वेक्टर में आप ये लिखते हो
कि IND वेक्टर जी मुझे ये बताइए कि आपकी जो तीसरी पोजीशन के स्थान पर x में कौन सी वैल्यू है, अर्थात IND3 के करस्पॉन्डिंग x में कौन सी पोजीशन है। तो देखिए आपको बता देगा 7वां, राइट। ऐसी आप अगर पता करना चाहें IND से 4 कि x वेक्टर में 4th नंबर पे कौन सी पोजीशन है 6, देखिए आपको यहाँ से मिल जाएगी 6। और अगर यहाँ पे कर दीजिए सपोज 10, तो देखिए क्या मिलेगा NA, मतलब कि ये वैल्यू यहाँ पर नहीं है। और ऑब्वियस है कि यहाँ पे आपने खाली 5 ही वैल्यू तो लिखी हुई है। ओके, सो अब हम अपने इस लेक्चर की समाप्ति करते हैं। और इस लेक्चर में खास तौर पर हमने सीक्वेंस के बारे में सीखा है और अपना जो कंट्रोल स्ट्रक्चर का पार्ट है उसको भी कंप्लीट किया था। हमने यहाँ पर जो सीक्वेंस बनाए हैं वो हमारे नंबर्स के सीक्वेंस हैं। और आपने देखा कि फ्रॉम टू बाई को इस्तेमाल करते हुए आप भिन्न भिन्न तरीके के सीक्वेंस आप बना सकते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। तो हर बार की तरह मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने हिसाब से छोटे छोटे सीक्वेंस लीजिए और उनको ये देखिए कि अगर आपको उन्हीं सीक्वेंस को R में क्रिएट करना है तो आप उसको कैसे इस्तेमाल करोगे। और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही ये जो कमांड है ये आपके दिमाग में बैठते जाएंगे और जब आप कोई बड़ी प्रोग्रामिंग करोगे तो ये आपको छोटे छोटे कमांड्स आपकी सहायता करते जाएंगे। आप इन कमांड की प्रैक्टिस करिए और अगले टर्न पर हम अपने सीक्वेंस कमांड को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम और तरीके की जो हमारे सीक्वेंस होते हैं हम उसकी बात करेंगे। आप प्रैक्टिस करिए और मैं आपको अगले लेक्चर पर मिलने फिर से आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।